Hello, very good afternoon, all of you. बेटा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो ग्रेजुअली हम सीखते रहेंगे, ठीक है। तो उसी सिलसिले में आज आगे का जो हमारा लेक्चर है उसमें टर्मिनोलॉजी में आगे है सर्कमस्टेंशियलिटी। बेटा सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है? डिसऑर्डर। सर्कमस्टेंशियलिटी इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग प्रोसेस रीचिंग द गोल आफ्टर अननेसेसरी टॉकिंग। पेशेंट जो होता है, मतलब वंस यू स्टार्ट कन्वर्जेशन विद द पेशेंट, तो एक्चुअल आप पेशेंट को जो भी पूछना चाहते हो, मतलब इफ़ यू आर आस्किंग द पेशेंट दैट व्हाट वाज हैपन टू योर लाइफ, व्हाई यू आर हियर, what wrong was happening with you, ऐसा कुछ भी अगर आप क्वेश्चन पेशेंट को पूछते हो तो पेशेंट क्या करेगा? राउंड और राउंड आपको घुमाएगा। मतलब मेन टॉपिक पे आने से पहले पेशेंट आपको राउंड और राउंड टॉक करेगा, जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस रीचिंग द गोल आफ्टर अननेसेसरी टॉकिंग। इतना अननेसेसरी टॉक करेगा पेशेंट और फाइनली आपने जो पूछा था उसके रिलेटेड उससे रिलेटेड आंसर आपको फाइनली मिलेगा, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है जो प्रैक्टिकल एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं वाइवा के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग का मतलब होता है कि सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल दूँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का, तो उसमें दो टाइप्स है। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, दूसरा होता है कॉन्क्रीट थिंकर। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर को आप कुछ भी पूछोगे तो उसका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो लॉजिकल वे में रहता है। जैसे कि एग्जांपल पकड़ लो, साइंटिस्ट हो गए या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशन जैसे कि डिटेक्टिव हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इन सारे प्रोफेशन में काम करने वाले जो लोग हैं उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी लॉजिकल रहता है। तो इस टाइप की जो लॉजिकल थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स, ठीक है। तो उसमें रहता है मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं। ब्लैकआउट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ब्लैकआउट। ब्लैकआउट मीन्स सडन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, फॉरगेट व्हाट अकर्ड ड्यूरिंग और फॉलोइंग अल्कोहल इंटेक। मतलब पेशेंट जब भी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो अल्कोहल कंज्यूम करने के टाइम पे या तो कंज्यूम करने के बाद में पेशेंट के साथ क्या हुआ वो पेशेंट को कुछ भी याद नहीं है। पेशेंट हैज़ कम्प्लीटली फॉरगॉटन व्हाट वाज हैपन विथ हिम ड्यूरिंग द अल्कोहल और फॉलोइंग द अल्कोहल, मीन्स अल्कोहल लेने के बाद। तो उसी को हम कहेंगे ब्लैकआउट, सडन लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस। अल्कोहल लेने के बाद पेशेंट अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको कम्प्लीटली खो देता है, ठीक है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हो गई, सर्कमस्टेंशियलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड ब्लैकआउट। इसी में आगे बढ़ते हैं कन्फाब्युलेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कन्फाब्युलेशन। कन्फाब्युलेशन का मतलब है अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ द मेमोरी गैप्स। अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स। इस टर्मिनोलॉजी को एक तरफ से कहते हैं मेमोरी एरर। मतलब कन्फाब्युलेशन में क्या होता है बेटा कि जब भी आप पेशेंट से बात करोगे ना तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि
एक्चुअल जो इंसिडेंट पेशेंट के साथ हुआ था, एक्चुअल जो इंसिडेंट पेशेंट के साथ घटा था, उसमें से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पेशेंट याद नहीं कर पा रहा है। तो पेशेंट क्या करता है, कुछ भी मतलब ऐसा इंटरप्रेट करता है, इमेजिन करता है अपने माइंड के अंदर, और उसको बीच बीच में ना पुट अप करके जो पूरी स्टोरी जो है वो आपको बताएगा। तो एक मेमोरी एरर जिसको कह सकते हैं कि पेशेंट इज़ नॉट एबल to recall all those experiences, all those memories, so that the patient imagine, so that the patient interpret and try to fill up the memory gaps। जो भी gaps बीच में जो रहती है मेमोरी की, उसको fill up करने की कोशिश पेशेंट करता है। तो उसको कहेंगे हम कन्फाब्युलेशन। कन्फाब्युलेशन से आगे है कन्वर्जन। कन्वर्जन नाम के अंदर ही इसका मीनिंग है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स टू कन्वर्ट। लेकिन क्या कन्वर्ट होता है यहाँ पे, तो जो भी साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है पेशेंट के माइंड के अंदर, वो फिजिकली इंटरप्रेट होता है और उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फिजिकली दिखाई देते हैं। जैसे कि पैरालिसिस हो गया, ठीक है। पैरालिसिस में क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसकी इफेक्ट जो है वो फिजिकली होती है। कॉन्फ्लिक्ट है साइकोलॉजिकली लेकिन इफेक्ट हो रहा है फिजिकली, जैसे कि पैरालिसिस होता है, ठीक है, पैरालिसिस। तो उसी को हम कन्वर्जन कहते हैं। आगे आएगा कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो फिजिकली एज अ पैरालिसिस एक एग्जाम्पल है, एज अ फिजिकली शो करेगा, फिजिकल साइन एंड सिम्टम शो करेगा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जैसे कि पैरालिसिस होता है पेशेंट को, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं कन्वर्जन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज क्रेविंग। फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में भी आपने सीखा होगा क्रेविंग मतलब किसी चीज़ को पीछे एकदम टूट पड़ना जिसको कहते हैं ना, मतलब इनर ड्राइव जिसको कहते हैं, इनर ड्राइव। इनर मतलब अंदर से, इनर ड्राइव मतलब बहाव एक तरफ से, कि मैं कह सकता हूँ बह जाना किसी भी तरफ, किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ। यूजुअली जो क्रेविंग जो होता है वो खास करके हमको देखने को मिलता है सब्सटेंस यूज में। सब्सटेंस यूज़ जो होता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, उसके अंदर हमको पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेविंग मिलती है। मतलब अगर पेशेंट को अल्कोहल नहीं मिला, पेशेंट को अगर सब्सटेंस नहीं मिला, तो पेशेंट पागलों की तरह मतलब पगला जाता है पेशेंट, ठीक है। एकदम मतलब ऐसे बिहेव करेगा कि मतलब अभी किसी को मार देगा पेशेंट। तो उसको वो जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं, ठीक है। इनर ड्राइव खास करके सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में ये सब चीज़ें पाई जाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? क्राइसिस मतलब एक तरफ से फीलिंग ऑफ सुसाइडल और सेल्फ हार्म। पेशेंट अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है, या तो पेशेंट के माइंड में इतने सारे सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि पेशेंट अभी थोड़ी देर में, कुछ ही मिनट में या कुछ दिनों के अंदर पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसी में जाएगा और पेशेंट सुसाइड कर भी सकता है। तो उसी को हम क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस कब आती है किसी भी पेशेंट की लाइफ में? तो जब भी पेशेंट की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हम हमारे ऊपर इस बात को रख के देख लेते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स तो आनी है लाइफ के अंदर, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे माइंड के अंदर जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है उसको पूरी तरफ से हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और अप्लाई करने के बाद भी अगर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन हमारे माइंड के अंदर नहीं आ रहा है जो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले,
उस सिचुएशन के अंदर पेशेंट एकदम रेस्टलेस फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, होपलेसनेस फील करता है और बाद में एक सुसाइडल टेंडेंसी पेशेंट के माइंड में आती है और पेशेंट खुद को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्राइसिस। सो क्राइसिस कब आती है, यूजुअली जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है हमारी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जब भी काम नहीं आती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब खास करके पेशेंट क्राइसिस सिचुएशन फील करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कन्फाबुलेशन, कन्वर्जन, क्रेविंग एंड क्राइसिस। Next is defense mechanism, most important. Next terminology is defense mechanism. Defense mechanism. Defense means to protect. Defense means to protect, and mechanism means one kind of technique. डिफेंस मैकेनिज्म एक तरफ से मेंटल प्रोसेस है और मेंटल टेक्निक भी कह सकते हैं उसको, जिसमें पेशेंट जो है वो खुद को फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अप्लाई करता है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसी को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, अनकॉन्शियस, वो ऑटोमेटिकली अपने माइंड के अंदर चलती रहती है। डिफेंस मैकेनिज्म के काफ़ी सारे टाइप्स भी है आगे। ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन करके आता है, रिप्रेशन करके, रिग्रेशन करके, ऐसे अलग अलग टाइप्स भी आती है डिफेंस मैकेनिज्म। सो डिफेंस मीन्स टू प्रोटेक्ट, मैकेनिज्म मीन्स वन काइंड ऑफ टेक्निक, एंड डिफेंस मैकेनिज्म इट इज़ एन अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। एक अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर पेशेंट जो है वो फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से खुद को बचाने के लिए एक मेंटल मैकेनिज्म अप्लाई करता है और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज डेजावू। डेजावू आप लोगों ने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि मतलब हम कहीं पे घूमने के लिए गए या फिर कुछ भी ऐसा, किसी पर्सन से हम जब भी मिलते हैं, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिससे हम मिले, तो उसको मिलते ही हमको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को हमने पहले कभी देखा है। या फिर किसी प्लेस पे हम कहीं पे घूमने गए तो उसको मतलब उस प्लेस पे पहुंचने के बाद तुरंत हम ऐसा फील करते हैं कि इस प्लेस पे हम पहले कभी आए हुए हैं। एक्चुअल में आए कि नहीं आए वो तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हमको जो भी फीलिंग्स आती है, एक सब्जेक्टिव फीलिंग्स जो आती है, उसी को हम कहते हैं डेजावू। ठीक है, सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग और द एक्सपीरियंस। डेजावू सब्जेक्टिव फीलिंग्स। सब्जेक्टिव फीलिंग्स और एक्सपीरियंस। Subjective feelings or the experience which is occurring for the first time has been experienced before, which is occurring first time feels like experienced before। ऐसा लगता है जैसे हमने ये चीज़ पहले भी कभी एक्सपीरियंस की हुई है। खास करके ये होता है किसी इंसान से मिलने के बाद या तो फिर किसी प्लेस पे पहुंचने के बाद, ज़्यादातर ये होता है। ठीक है, यहाँ तक डिफेंस मैकेनिज्म है डेजावू। बेटा टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जितनी स्ट्रांग हो जाएगी उतना ही डिसीज़ कंडीशन, डिसऑर्डर्स को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी।
आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं कि आपको मतलब कोई भी टर्मिनोलॉजी है जो समझ में नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को समझा सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज़ डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स, अनशेकेबल बिलीफ। पेशेंट के माइंड में एक ऐसी बिलीफ है, पेशेंट के माइंड में एक ऐसी बिलीफ है जो फॉल्स है, गलत है, फॉल्स भी है और अनशेकेबल। अनशेकेबल मीन्स जो शेक नहीं हो सकती। शेकिंग का मतलब होता है कि मूव कराना, हिलाना, जिसको हम कह सकते हैं। पेशेंट के माइंड में वो बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप पेशेंट को कितने भी बार समझाएंगे लेकिन पेशेंट उस चीज़ को नहीं मानेगा, वो अपनी ही करेगा। तो उसी को हम कहते हैं डेल्यूजन। और एक ऐसी फॉल्स और अनशेकेबल बिलीफ है जिसका पेशेंट के सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई बिलीफ होती है तो वो शायद किसी जिस फैमिली बैकग्राउंड, जिस सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड से हम आते हैं उसकी वो उसका बेस होता है, उसकी वजह से वो हमारी जो थॉट प्रोसेस में वो सेट है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट के माइंड में ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई ऐसा बेस ही नहीं है, ना कोई सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, ना ही कोई ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। फिर भी पेशेंट के माइंड में इस तरफ की बिलीफ जो है वो पड़ी हुई है, फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज डिस्टोनिया। डिस्टोनिया का मतलब होता है बेटा मसल रिजिडिटी। मसल रिजिडिटी एक तरफ से कहे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो गेट होता है, पोस्चर होता है, वो पूरी तरफ से डिस्टर्ब हो जाता है। मसल रिजिडिटी की वजह से द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू स्टैंड इवन प्रॉपरली। गेट जो होता है, पोस्चर जो होता है, कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसी को हम कहेंगे डिस्टोनिया। एकदम सिंपल है, मसल रिजिडिटी अफेक्ट्स द गेट एंड द पोस्चर। नेक्स्ट इज डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, बहुत अच्छे से याद रखना, पर्सनलाइजेशन, ठीक है। यहाँ से डी का मतलब ना हमेशा ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट मतलब वन काइंड ऑफ नेगेटिव कह सकते हैं, या तो अगेंस्ट, नेगेटिव या तो फिर अगेंस्ट, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है। जिसका मतलब डी जो है उसका सीधा मतलब निकलते या तो कोई नेगेटिव और या फिर ऑपोजिट या तो अगेंस्ट की बात हो रही है। और पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन मीन्स पर्सन की पर्सनालिटी जो होती है उससे ये जोड़ा हुआ है, पर्सनालिटी, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है इसमें कि अ पर्सन सब्जेक्टिव सेंस ऑफ बीइंग अनरियल, स्ट्रेंज और द अनफैमिलियर। सब्जेक्टिव सेंस इज अनरियल। हम नॉर्मल पर्सन है, हम हमारी पर्सनालिटी को फील कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम फील कर रही है, पूरी तरफ से हम हमारी पर्सनालिटी को एडप्ट करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे डीपर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो सब्जेक्टिव सेंस जो रहता है वो काफ़ी अनरियल है और अनफेमिलियर भी होता है इसमें, अनरियल एज वेल एज दी अनफेमिलियर। ऐसे लगता है कि आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ वंस लाइफ, खुद की लाइफ है उसको पेशेंट आउटसाइड ऑब्जर्वर ऑफ वंस लाइफ, मतलब पेशेंट को देख के ऐसा लगता है, पेशेंट को खुद को ऐसे लगता है कि मैं अपनी जो लाइफ है उसको आउटसाइडर ऑब्जर्वर करके मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब पेशेंट अपने आप को फील ही नहीं कर पा रहा है, पेशेंट अपने आप को एक जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है उसको एडप्ट ही नहीं कर पा रहा है। पेशेंट को ऐसे लगता है कि मैं खुद को एक आउटसाइड ऑब्जर्वर की तरह देख रहा हूँ, ठीक है। उसी को हम कहेंगे डीपर्सनलाइजेशन।
नेक्स्ट इज डी रियलाइजेशन। देखो फिर से डी वाला आ गया, पहले था डी पर्सनलाइजेशन, अब आ गया डी रियलाइजेशन। इसको अलग कर दो। डी का मतलब पहले भी बता चुका हूँ, अगेंस्ट, मतलब कुछ भी ऐसा कि जो नॉर्मल नहीं है। और रियलाइजेशन का मतलब होता है एक तरफ से रियलिटी, मीन्स जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है आई एम कम्प्लीटली अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग। आप लोग भी नॉर्मल हो, आपको भी पता है कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या मतलब फैमिली के अंदर अभी क्या चल रहा है, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है, हर चीज़ आपको मालूम है। यहाँ पे पेशेंट को मालूम नहीं है। सो पेशेंट इज नॉट अटैच विद द रियलिटी। पेशेंट जो है वो नॉट अटैच विद द रियलिटी, और ऐसा कह सकता हूँ नॉट अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स। पेशेंट का जो एनवायरनमेंट रहता है, सराउंडिंग्स रहता है, उससे पेशेंट काफ़ी कट चुका है। द पेशेंट इज़ नॉट अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स, ठीक है। द पेशेंट इज कम्प्लीटली डिटैच फ्रॉम वन सराउंडिंग। पेशेंट अपने जो सराउंडिंग्स है उससे कम्प्लीटली डिटैच हो चुका है, उसी को हम कहेंगे डी रियलाइजेशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ठीक है। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है। लर्निंग डिसऑर्डर, यूजुअली ये जो डिसऑर्डर यूजुअली ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो लर्निंग डिसऑर्डर है, वो खास करके जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। उसमें होता क्या है कि द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू रीड एंड स्पेल एक्यूरेट एंड फ्लुएंट वर्ड्स। जो भी फ्लुएंट वर्ड्स होते हैं या फिर एक्यूरेट वर्ड्स होते हैं, उसको पेशेंट ना तो रीड कर सकता है और ना तो उसको रीड भी नहीं कर सकता और अच्छे से स्पेल भी नहीं कर पाएगा। सो डिसलेक्सिया इट इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर जिसके अंदर पेशेंट फ्लुएंट और एक्यूरेट जो भी वर्ड्स रहते हैं उसको ना अच्छे से रीड कर पाएगा और अच्छे से ना तो स्पेल कर पाएगा। और यूजुअली ये जो डिसऑर्डर है वो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। उसके बाद में है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन, दूसरा होता है डिसोसिएशन। टू एसोसिएट मीन्स कनेक्ट, टू एसोसिएट मीन्स टू कनेक्ट, एंड डिसोसिएट मीन्स कनेक्शन से दूर, उसका ऑपोजिट। एसोसिएशन का ऑपोजिट ले लो तो डिसोसिएशन हो जाएगा द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग एंड डिटैचिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनली चार्ज कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम वंस कॉन्शियसनेस। इमोशनली चार्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करेंगे कॉन्शियसनेस से। इमोशनली चार्ज जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, अगर फिर से मैं समझाना चाहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब अपने माइंड के अंदर जो नहीं क्या एक साथ बहुत सारे ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं कि क्या करे क्या ना करे, ऐसी जो सिचुएशन हमारे माइंड में जो बनती है उसी को हम एक तरफ से साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, थॉट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द थॉट्स कहते हैं। उस दौरान क्या होता है कि ये जो डिसोसिएशन की हम बात करें तो पेशेंट के माइंड में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस में रह के पेशेंट क्या करेगा, इस चीज़ को रिलीज करेगा। मतलब जितने भी इमोशनल प्रॉब्लम्स है वो ईजीली अपने माइंड से बाहर नहीं निकल पाते। मान लो कि 5 साल पहले अपनी लाइफ के अंदर कोई भी इश्यू हुआ, 10 साल पहले कोई भी इश्यू हुआ, तो इतना आसानी से वो चीज़ हमारे माइंड से नहीं निकलती है। तो उसको कॉन्शियसनेस में रहते हुए अगर हम निकाल सके
तो उसी को हम डिसोसिएशन कहते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, किसी भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमको तकलीफ होती है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि मुझे याद नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ हम याद करेंगे इमीडिएटली अपना जो हमारा जो माइंड है, हमारा जो थॉट्स है, वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है और हमको बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्शियसनेस में रहते हुए हमारे जो थॉट्स जो है और हमारे जो इमोशनली चार्ज कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो गटर पटर मची हुई है अपने माइंड के अंदर, उसको हम रिलीज़ अगर अच्छे से कर पाते हुए तो उसी को हम कहते हैं डिसोसिएशन। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डिसोसिएशन द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग एंड डिटैचिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनली चार्ज कॉन्फ्लिक्ट। जो भी इमोशनली चार्ज कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिटैच करना, खुद से डिटैच करना मतलब अलग करना, सेपरेट करना, उसको भी हम अलग करना कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसोसिएशन। तो ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक ही इस वीडियो को रखूँ। वीडियो अगर ज़्यादा लंबा अगर बन गया तो मज़ा नहीं आएगा, तो जितना हो सके उतना हम मिनिमाइज़ रखें वीडियो को, और नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे आगे से फिर और ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ में लेके आऊँगा। तकरीबन यहाँ तक हमने कुछ 40-42 टर्मिनोलॉजीज़ 2 लेक्चर के अंदर सीख ली है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और कह सकते हो कि सर ये चीज़ आप फिर से पढ़ाओ। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे हम ख़त्म करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। और अब तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नया वीडियो मैं लेके आऊँ वो तुरंत आपके फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू।